हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। ये हमारा सीरीज़ चल रहा है PYQs का और हम देख रहे थे 2024 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ये अलग अलग आपके रेडिएशन है और इनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आएगा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, और फिर बढ़ते हुए लास्ट में आपका जो लार्जेस्ट लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगा, उनको आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमें आगे जाना है। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब सीरीज देखोगे तो UVC अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन जो है वो 100 to 280 नैनोमीटर के बीच में लाया करता है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट B 280 to 315 नैनोमीटर, 315 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट A 315 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। ठीक है, और 400 to 700 हम सबको पता है, 400 to 700 नैनोमीटर पे आपका विजिबल होता है, विजिबल रेंज। ठीक है, जिसके इस रेडिएशन में ही हम देख सकते हैं, हमारी विजिबिलिटी लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट विजिबल के बाद इंफ्रारेड आता है, यानी कि 700 नैनोमीटर टू 1 mm। 1 mm पे क्या होता है, इंफ्रारेड लाई करता है। ठीक है, और उसके बाद माइक्रोवेव सबसे लास्ट में 1 mm टू 1 मीटर, 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर आपका होता है माइक्रोवेव वेवलेंथ। ठीक है, तो जब आप इनको देखोगे तो ऑलरेडी ये बढ़ते हुए क्रम में अरेंज्ड है, यानी कि ABCDE ये आपका सही सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन C में मिलेगा। तो ऑप्शन C इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, हो सकता है आगे ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको ये सीक्वेंस में अरेंज ना हो, तो आपको ये वेवलेंथ याद रखना है। ठीक है, लर्न इट, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परप्यूटियल रिसोर्स। परप्यूटियल रिसोर्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? परप्यूटियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, अनकंडीशनली अवेलेबल हैं, आप इनको जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल की, फॉसिल फ्यूल की जब आप बात करोगे, चाहे वो कोल हो गया, चाहे वो LPGs हो गए, ठीक है, चाहे वो CNG हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ओवर द टाइम अगर आप इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये भी रिसोर्स हैं बट ये ख़त्म हो जाते हैं टाइम के साथ। बट ऐसे भी रिसोर्स हैं हमारे पास जिनका आप एनर्जी के फॉर्म में उनको आप कंज्यूम कर सकते हो ओवर द टाइम और वो ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे रिसोर्सेज क्या हैं? ऐसे रिसोर्सेज हैं सोलर एनर्जी, सनलाइट, सन से जो एनर्जी आती है। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड से जो एनर्जी आती है, टरबाइन घुमा करके विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो विंड एनर्जी, और टाइडल एनर्जी, लहरों से, समुद्र के लहरों से जो एनर्जी आती है टाइड से, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो ये ऐसे एनर्जी के फॉर्म्स हैं जो अनकंडीशनली अवेलेबल है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ऑप्शन C क्या है आपका सही जवाब है। परप्यूचुअल रिसोर्सेज हम ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो कि ओवर द टाइम ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, आप उनका यूज़ करते रह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है the ability of environment to absorb and render removal of harmless waste and pollution is refers to। तो environment का ऐसा क्वालिटी, ऐसा एबिलिटी जो कि हार्म 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 मतलब वेस्ट को रिमूव करता है या फिर हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम कहेंगे, पहला ऑप्शन है सोर्स फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सोर्स मतलब कि
कहीं से चीज़ ओरिजिन हो रही है, तो सोर्स तो नहीं है। सिंक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कैरिंग कैपेसिटी का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, कैरिंग कैपेसिटी हमने पढ़ा है। ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ये भी नहीं है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो सिंक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम होगा। सिंक फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम रिफर्स टू एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, प्रोसेस और न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट एंड वेस्ट, रेंडरिंग फ्रॉम हार्मलेस। ठीक है, मतलब कि अगर कोई वेस्ट है तो इस वेस्ट को इन्वायरमेंट या फिर नेचर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म में और इसको हार्मलेस बनाता है ओवर द टाइम। ठीक है, इट्स अ स्लो प्रोसेस ओवर द टाइम। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंक फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब जॉइंट का मतलब है कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है एक जॉइंट पर्पस के साथ। जॉइंट मतलब यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होंगे, ए और बी। ठीक है, दो लोग इन्वॉल्व हैं, जॉइंटली ऐसा हो रहा है। तो इसमें से कौन सा, यहाँ अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा फेवर नहीं करता या सपोर्ट नहीं करता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है गवर्नमेंट वर्क्स क्लोजर विद द लोकल पीपल टू मैनेज द फॉरेस्ट। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि गवर्नमेंट और लोकल बॉडी के बीच में क्या है, एक जॉइंट मैनेजमेंट का तरीका है जिसको फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। नेक्स्ट है लोकल यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट का सपोज ये एरिया है, तो यहाँ पे आसपास जो भी लोकल कम्युनिटी रह रही है वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है फॉरेस्ट को लेकर के, कि बाहर का कोई आए ना, कोई किसी भी तरह का इंट्रूजन ना हो। ठीक है, एक्टिविटी ना हो फॉरेस्ट में, जो रिसोर्सेज हैं उनको कोई बर्बाद ना करे। तो वो काफ़ी फॉरेस्ट को लेकर के पॉजिटिव होते हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके बदले वो क्या करते हैं, मतलब ये तो एक तरह का काम हुआ कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोकल कम्युनिटी जो भी है वो प्रोटेक्ट कर रही है फॉरेस्ट को। एट द सेम टाइम वो क्या कर रही है, फॉरेस्ट से अपने लिए कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही एक तरह का जॉइंट मैनेजमेंट टाइप का प्रोग्राम हो गया। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। तीसरा है द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज के कॉस्ट पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बिल्डिंग्स बनाओ, ये सब। ठीक है, चौथा है सस्टेनेबल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सस्टेनेबली मतलब कि डेवलपमेंट के साथ साथ आप फॉरेस्ट को कंजर्व करो, मैनेज करो। तो ये भी सही जवाब है आपका। तीसरा जो है वो जॉइंट मैनेजमेंट नहीं है, वो एक तरह से डेवलपमेंट के फेवर में ज़्यादा है, फॉरेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाओगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के नाम पे। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। Next question is which of the following treaty prohibits the import of any hazardous waste including radioactive waste into African nation only। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था कि अफ्रीकन नेशन में हजार्डस वेस्ट को प्रोहिबिट करना, रोकने के लिए स्पेशली ऐसे वेस्ट जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट हो, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता हो, और फिर जो वेस्ट आता उसको ये अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में डंप कर देते हैं डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए बमाको कन्वेंशन आया था। बमाको कन्वेंशन किया गया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हजार्डस वेस्ट को प्रोहिबिट करने के लिए। हजार्डस में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रोहिबिट करने के लिए। तो जो की प्रोविज़न था वो बैन था ऑन एनी टाइप ऑफ इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस रेडियो एक्टिव वेस्ट, मिनिमाइज और कंट्रोल करना था ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट विद इन अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में भी एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट ऐसे हार्मफुल हजार्डस वेस्ट का
उसको भी रोकना था, इन्वायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और प्रमोट करना है क्लीनर प्रोडक्शन इसमें, ठीक है। बमाको कन्वेंशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, इनमें से रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या होता है। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, सबसे पहले इनमें से कौन सी ऑप्शंस हैं जो रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज आर एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है। ह्यूमन नीड्स को जो कुछ भी सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मटेरियल्स तो सेटिस्फाई करता ही है ह्यूमन नीड्स को, नॉलेज भी करता है, एनर्जी भी करता है। क्या नहीं करता है? सर्विसेज आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग बट दे आर नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज रिसोर्स, ठीक है। इन द सेम वे एज मटेरियल, knowledge, energy are some of the example of resource। तो आपका ABC सही जवाब हो जाएगा, ABC ओनली, थर्ड ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ओजोन डिस्ट्रक्शन इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिस्ट्रक्शन के लिए इनमें से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सनलाइट की जो कि ऊपर से आता है, ठीक है। सपोज ये आपका अर्थ है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और सनलाइट इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो ओजोन हमें क्या करता है, सनलाइट के हार्मफुल और इफेक्टिव, स्पेशली अगर हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि ओजोन डिस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड हो, ठीक है। तो ये तो सनलाइट का ही पार्ट है, ओजोन इससे प्रोटेक्ट करता है, ओजोन इससे डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है। अब बात करें हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की, तो ये एक तरह का पोलर पे क्लाउड, मतलब जो अर्थ का पोलर रीजन है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो वहाँ पे पोलर क्लाउड्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द टेम्परेचर और बाकी जो वहाँ के लोकल सर्कमस्टेंसेस हैं उसके वजह से एक तरह का क्लाउड बन जाता है। और उस क्लाउड में जा कर के ऐसे केमिकल CFCs जैसे केमिकल अपना काम करते हैं ओजोन को तेज़ी से डिस्टर्ब करने का, ठीक है। तो ये एक क्लाउडी स्ट्रक्चर है, ये कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो जवाब होगा डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो CFC है, और CFC से अल्टीमेटली क्या निकलता है, क्लोरीन रेडिकल निकलता है। तो क्लोरीन रेडिकल भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो A एंड E ओनली, फर्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है अरेंज द एटमॉस्फेरिक लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड, ठीक है। अर्थ के सरफेस से लेकर के, सपोज ये अर्थ है, ऊपर की तरफ आपको सारे एटमॉस्फेरिक लेयर को अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज, मतलब कि आप स्टार्ट करोगे अर्थ से और फिर ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, ठीक है। ये सीक्वेंस है, बट यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो आपको कुछ अलग से ऑप्शंस मिले हुए। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मैंने कहा स्ट्रेटोस्फेयर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड हो गया, यानी कि E देन B, E के साथ B, E के साथ B, ठीक है। दो ऑप्शन आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया। अब क्या होगा, इधर भी C है, इधर भी C है, यानी कि स्ट्रेटोस पॉज है नेक्स्ट। देखो पॉज का मतलब होता है रुकना, ठीक है। स्ट्रेटोस पॉज मतलब जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर स्टॉप हो रहा है,
मतलब दिस सरफेस, ये जो आपका सरफेस है इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्पोज, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर की शुरुआत यहाँ से हो रही है बट यहाँ आके वो ख़त्म हो रहा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। सिमिलरली मीजोस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म यहाँ हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मीजोस्पोज। ठीक है, तो सी, ई बी सी, इसके बाद क्या होगा, मीजोस्फेयर होगा, मीजोस्फेयर यानी कि ए। इसके बाद क्या होना चाहिए, ए। मीजोस्फेयर ख़त्म होएगा वहाँ, उस पॉइंट पे मीजोस्पॉज आएगा, तो मीजोस्पॉज यानी कि डी लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ बी कीपर इन एन ऑर्किड इनेबल पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ऑर्किड श्रब्स एंड ट्रीज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, मतलब पॉलिनेशन हो रहा है बीज के द्वारा और फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनका, श्रब्स और ट्रीज का, ऑर्किड के। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है आपका निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ का तो होगा नहीं, निगेटिव कंजप्शन भी नहीं हो रहा, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़, कंजप्शन तो यहाँ नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो एक तरह का प्रोडक्शन ही हो रहा है। ठीक है, तो कंजप्शन तो हो नहीं रहा, कंजप्शन नहीं होगा, निगेटिव प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। देखो पॉलिनेशन होएगा, फिर फ्लावर्स बनेंगे, फ्रूट बनेगा, सॉरी फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा उसके बाद। ठीक है, तो एक तरह का ये प्रोडक्शन हो रहा है, और ये पूरा प्रोसेस जब आप देख रहे हो तो इसमें आपको कुछ निगेटिव तो दिख नहीं रहा, पॉजिटिव ही दिख रहा है, सो पॉजिटिव प्रोडक्शन है एक्सटर्नलिटीज, इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा पिछला क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, बट अगर आपने वीडियोस सारा देखा है, वीडियो सीरीज़, ठीक है, स्पेशली आपके यूनिट 2 का, तो आप ये क्वेश्चंस बिना पैराग्राफ पढ़े भी कर सकते हो, तो हम बिना पैराग्राफ पढ़े ही करेंगे। पहला है द अवेलेबल बायोमास ऑफ अ कंजप्शन फॉर कंजप्शन टू हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स इज ऑफ्टन रिफर्ड टू। हमने पढ़ा था कि जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेवल पे जो बायोमास जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोड्यूस किया टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने बोला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन कुछ अमाउंट जो होता है वो प्रोड्यूसर खुद कंज्यूम कर लेता है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन माइनस हो जाता है, और जो नेट बचता है वही ऊपर कंज्यूमर लेवल पे जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे यही पूछ रहा है कि द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हर्बीवोर्स, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, प्लस डिकम्पोजर तो हर लेवल पे होता है, ये भी हमने देखा, जो डिकम्पोजर है उनके लिए, तो नेट जो बायोमास ऊपर जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिफर्ड टू एज। जो रेट है प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस के टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप। द रेट पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिफर्ड टू एज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान पूछा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो टोटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ड्यूरिंग पूछा है, तो आपको याद रखना है ये होगा स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी लेवल पे
किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जो करेंट कंपोनेंट होता है, करेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, बाकी ये ऑल दिस ऑल आर प्रोडक्शन। ठीक है, रेट पूछा है तो वो स्टैंडिंग क्रॉप होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमल एंड हैज़ स्टिंगिंग टेंटिकल एंड द क्लोन फिश। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, रिलेशन आपको बताना है। तो आपका जो सी एनिमल होता है उसके पास स्टिंग टेंटिकल्स होते हैं और क्लोन फिश के पास कुछ नहीं होता है। तो क्लोन फिश सिंपली इसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है और ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, बोथ आर हार्म्ड। हार्म्ड तो नहीं होता है, वन इज़ हार्म्ड दैन अदर इज़ बेनिफिटेड, ऐसा भी नहीं है। वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऐसा भी नहीं है, दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सी एनिमल को प्लेस हैबिटेट मिल रहा है और क्लोन फिश को प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड। अगला क्वेश्चन है, द स्पीशीज इंटरेक्शन इन विच बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर हार्म्ड एज रिफर टू एस। तो ये आपको पता है, ये कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीशीज ए और बी को हार्म पहुंचता है। ठीक है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट इज बेस्ट रिफर्ड टू एज, इट्स अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ आया होगा, बट आप पढ़कर भी इसका लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पीशीज इंटरेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी गिवन इकोसिस्टम। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं क्या, स्पीशीज का इंटरेक्शन और प्रोडक्टिविटी। इन एन इकोसिस्टम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन जो होता है अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, सच इंटरेक्शन कुड बी बेनिफिशियल इन बोथ स्पीशीज, हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल टू वन एंड हार्मफुल टू अदर। अलग अलग टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। देयर आर ऑल्सो केसेस दैट एग्जिस्ट वेयर ओनली वन स्पीशीज इज हार्म्ड और बेनिफिटेड एंड द अदर रिमेन अनएफेक्टेड। तो ऑन द अदर हैंड, प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम स्टार्ट्स विथ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट and is measured as amount of biomass produced over a period of time. Such biomass becomes available for the consumption to heterotrophs. तो ये पैराग्राफ तो दिया है, बट आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्टली आंसर लगा पाओगे। ठीक है, तो बेटर आपने अभी भी कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो लास्टली फटाफट उसको देख करके जाओ, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली पता हो इनका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन लेक्स एंड पॉन्ड। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, तो इसमें जो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है वो फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो जैसे ही फॉस्फोरस मिलेगा फ्रेश वाटर पॉन्ड या लेक को, तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन चालू हो जाएगा। क्यों चालू होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी गेट इंक्रीजेस। और अगर हम मरीन इकोसिस्टम की बात करें, मरीन वाटर इकोसिस्टम, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो आपका लिमिटिंग होता है। तो अगर नाइट्रोजन मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लिमिटिंग मतलब जो लिमिट करता है, जो कम बढ़ जाए, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फॉस्फोरस इसका सही जवाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।